पाकिस्तान एक ऐसा धर्म देश बनाना चाहता था जिसमें सभी लोग एक हों। हिंदू जमींदारों के आर्थिक हित मुस्लिम किसानों से अलग थे। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में जनता के आंदोलन को दबाने के लिए बेहद क्रूर अत्याचार किए। कहीं उनके घरों को जला दिया गया, कहीं पूरे परिवार को रातों रात अपना पूरा सामान छोड़कर भागना पड़ा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस संघर्ष के दौरान पूर्वी पाकिस्तानी को गुप्त रूप से मदद दी। अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश एक अलग देश बनने की राह पर चल पड़ा। देश की पहचान को लेकर हमेशा एक उलझन बनी रही। एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ भाषा यानी बांग्ला, जिसके कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। जनता में ये धारणा बनाई गई थी कि हसीना की सरकार भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है, तो ये न सिर्फ भारत के लिए भू राजनीतिक खतरा होगा, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति को भी बड़ा झटका देगा। नमस्ते, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पे ड्रोन दृष्टि। बांग्लादेश में हाल ही की घटनाओं ने देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया है और साथ ही उसके पड़ोसियों के लिए भी कड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है। बांग्लादेश उन कुछ उपनिवेश कॉलोनी देशों में से एक है जिसने बंटवारा भी देखा और बाद में अलग होकर नया देश बनने की प्रक्रिया भी की। एक ही पीढ़ी के लोग 3 अलग अलग झंडों के नीचे जी चुके हैं। बांग्लादेश की राजनीति अपने आप में काफी जटिल है, लेकिन भारत के लिए इसका असर और भी अहम है। ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति ने पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल राज्य की नींव डाल दी थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन उसी का पहला ब्लूप्रिंट था। हालांकि इस विभाजन के खिलाफ एक मजबूत और स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा हुआ, लेकिन समाज के भीतर की दरारें साफ दिखने लगी थी। हिंदू जमींदारों के आर्थिक हित मुस्लिम किसानों से अलग थे और इसी को ब्रिटिश शासन और कुछ मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक रंग देकर और आगे बढ़ा दिया। 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, 2 पाकिस्तान बने और इसी के साथ पूर्वी पाकिस्तान के सामने पहली बार एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई कि 2 राष्ट्र सिद्धांत पर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन उसके पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच कोई वास्तविक एकता नहीं थी। पश्चिम पाकिस्तान की सत्ता पंजाबी प्रधान राजनीतिक वर्ग, सेना के ऊपरी अधिकारियों, नौकरशाही और उच्च वर्ग के हाथों में थी, जिससे पूर्वी पाकिस्तान हमेशा उपेक्षित महसूस करता रहा। पाकिस्तान एक ऐसा धर्म देश बनाना चाहता था जिसमें सभी लोग एक हों, जबकि उसके 2 हिस्सों में भाषा और संस्कृति की भारी विविधता थी। इन दोनों हिस्सों के बीच की सांस्कृतिक और जातीय दूरी इतनी ज्यादा थी कि इसे खत्म करना लगभग नामुमकिन था। यही वजह थी कि 1971 के बड़े संकट से बहुत पहले ही पूर्वी पाकिस्तान में भाषा आंदोलन शुरू हो गया था। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में जनता के आंदोलन को दबाने के लिए बेहद क्रूर अत्याचार किए। इस आंदोलन का नेतृत्व करिश्माई नेता शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। अंत में हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश एक अलग देश बनने की राह पर चल पड़ा, जिसकी पहचान उसकी भाषा से जुड़ी थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस संघर्ष के दौरान पूर्वी पाकिस्तानी को गुप्त रूप से मदद दी। जब लाखों शरणार्थी सुरक्षा की तलाश में भारत की ओर भागे, तब हालात और गंभीर हो गए। पाकिस्तान की ओर से पश्चिमी सीमा पर उकसावे बढ़े और भारत ने इन्हें आधार बनाकर पूरी तरीके से सैन्य कार्रवाई शुरू की। भारतीय सेना और बंगाली मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। दुर्भाग्य से शेख मुजीबुर रहमान की सेक्युलर और कल्याणकारी सोच के बावजूद बांग्लादेश मजबूत राजनीतिक संस्थाएं नहीं बना सका। वहां ना तो एक ठोस सेक्युलर राजनीतिक संस्कृति बन पाई और ना ही सेना और राजनीति के बीच साफ दूरी कायम हो सकी। इसका देश पर बहुत गहरा असर पड़ा।
4 बड़े नतीजे सामने आए। सबसे पहला, देश की पहचान को लेकर हमेशा एक उलझन बनी रही। एक तरफ धर्म यानी इस्लाम और दूसरी तरफ भाषा यानी बांग्ला। राष्ट्र की असली नींव किस पर टिकेगी, यह विवाद कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। दूसरा, बांग्लादेश धीरे धीरे ऐसा राज्य बन गया जहां सेना का दबदबा बहुत ज्यादा था। देश के इतिहास का बड़ा हिस्सा सेना के सीधे शासन में बीता और जब लोकतंत्र था तब भी सत्ता में बैठे नेताओं के लिए सेना का समर्थन जरूरी माना जाता था। तीसरा, राजनीतिक संस्थाएं मजबूत नहीं बन सकी, इसलिए राजनीति व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती रही। परिवारवाद और पक्षपात बढ़ता गया। पार्टियों में एक दूसरे के लिए भरोसा और सम्मान बिल्कुल कम था। नतीजा ये रहा कि सत्ता का हस्तांतरण अक्सर एक तरफा रहा। विपक्ष चुनावों का बहिष्कार करता था और सत्ताधारी पार्टियां बड़े पैमाने पर धांधली करती थी। चौथी, देश की राजनीतिक संस्कृति बटी हुई थी। एक तरफ खुले तौर पर सांप्रदायिक राजनीति थी जो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती थी और दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों कॉलेजों से निकली सेक्युलर और प्रगतिशील सोच भी मजबूत थी। पिछले साल जो हुआ यानी शेख हसीना की अगुवाई वाली अवामी लीग सरकार का अचानक गिरना बाहर से देखने पर तो बड़ा ऐतिहासिक मोड़ लगता है, लेकिन अगर आप बांग्लादेश की राजनीतिक बनावट को समझने की कोशिश करें तो यह उसी टूटी फूटी परंपरा का हिस्सा है जहां हर सत्ता परिवर्तन के साथ पूरा माहौल उलट जाता है और कोई स्थिर राजनीतिक रास्ता नहीं बन पाता है। छात्रों के अचानक हुए बड़े आंदोलन ने सरकार को गिरा दिया। बाद में कई और समूह पार्टीज भी अपने अपने इरादों के साथ इस आंदोलन में शामिल हो गई, जिसके कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। जैसे ही बांग्लादेश से छोड़कर वो भारत आई तो बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वो किस तरह की राजनीतिक ढांचा तैयार कर रहे हैं, यानी यूनुस सरकार नई व्यवस्था अपने हिसाब से नियम और नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक बांग्लादेश में चुनाव नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है मोहम्मद यूनुस भी सत्ता अपने पास ही रखना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ फिर से बढ़ती नजदीकियां इस बात का प्रमाण देती रही हैं कि मोहम्मद यूनुस की मंशा क्या है। शुरुआती संकेत तो काफी डरावने थे, थोड़ी डराने वाली। उन दिनों हालात इतने खराब हो गए थे कि अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू, महिलाओं, बच्चों, बंगालियों पर हमले और अत्याचार बढ़ गए कि कहीं उनके घरों को जला दिया गया, कहीं पूरे परिवार को रातों रात अपना पूरा सामान छोड़कर भागना पड़ा। कई लोगों पर इसलिए हमला किया गया कि वो गलत वक्त पर उस जगह पर मौजूद थे। सबसे ज्यादा तकलीफ उन हिंदू महिलाओं और बच्चों को झेलनी पड़ी जिसका इन झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं था। अवामी लीग के समर्थकों और नेताओं को हिंसा और डराने धमकाने का सामना करना पड़ा। हालात इतने अनिश्चित हैं कि यह अंदाजा लगाना भी आसान नहीं कि आने वाले सालों में बांग्लादेश किस दिशा में जाएगा। हालात काफी खराब हो गए थे, सभी जगह आगजनी या तोड़फोड़ ही नजर आ रही थी। अंतरिम सरकार का कहना था कि आने वाले 3 महीनों के भीतर चुनाव कराया जाएगा, पर यह साफ नहीं है कि वही छात्र समूह जिन्होंने हसीना सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई क्या नई सरकार बनाने में उतना ही प्रभाव डाल पाएंगे। अभी तक तस्वीर पूरी तरीके से धुंधली है। जैसे अभी बांग्लादेश का हालात है, चुनाव के बाद जो भी नई सरकार बनेगी उसके भारत के पक्ष में होने की संभावना बहुत कम है।